સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। राजनीतिक सिद्धांतों के मूल तत्वों को समझते हुए आज हम गांधी जी के राजनीतिक विचारों पर अपनी चर्चा रखेंगे। मूलतः गांधी जी एक राजनीतिक चिंतक के रूप में उनको समझना और उनका विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी उन अर्थों में, उन विशिष्ट अर्थों में, एकेडमिक सेंस में एक राजनीतिक चिंतक नहीं माने जाते हैं, खास करके एकेडमिक फील्ड में, क्योंकि उन्होंने कोई हॉब्स, रूसो या लॉक की तरह कोई एक ऐसी पुस्तक की रचना नहीं की जो मूल रूप से राजनीति पर ही आधारित हो। दूसरी कि उन्होंने कोई एक सिस्टम बिल्डिंग, जिस तरह की मार्क्स ने किया या अन्य लोगों ने किया, वैसे कोई एक सिस्टम बिल्डिंग का भी काम उन्होंने नहीं किया है। तीसरी कि एकेडमिक सेंस में जो विशिष्ट तंत्र निर्माता के रूप में भी उनकी एक राजनीति के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ऐसे भी कई लोगों का मानना है। दूसरा कि एक उन्होंने कोई एक वाद, जैसे कि दूसरे जो विचारक रहे हैं खास करके, उन्होंने जो अपने विचार रखे, उस तरह से गांधी जी ने भी कोई विचार व्यवस्थित रूप से राजनीति के ऊपर रखा हो, राजनीति के सिद्धांतों के रूप में रखा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तब प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी के राजनीतिक विचार का वस्तुतः फिर अर्थ क्या है, या फिर गांधी जी के राजनीतिक विचार को हम किस रूप में समझ सकते हैं, उसका कैसे विश्लेषण हो सकता है एवं कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके एक समझ उस पर एक विकसित कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उन तत्वों को, गांधी जी के राजनीतिक विचार के तत्वों को ढूंढें। हमें मालूम है कि लगभग गांधी जी के जो उनकी जो उन्होंने लिखा है, लगभग 100 वॉल्यूम्स में, जिसे अक्षरदेह या संपूर्ण वांग्मय के रूप में हम जानते हैं, उसमें उनके विचार विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। वो सिर्फ राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि उनके दार्शनिक पक्ष, साथ साथ उनके आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, इन सारी चीज़ों को लेकर के उनके विचार हैं। तो इन 100 वॉल्यूम्स में से जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है, जिसे हम गुजराती में अक्षरदेह के रूप में जानते हैं, हिंदी में जिसे संपूर्ण वांग्मय कहा जाता है, उनमें से उन राजनीतिक तत्वों को ढूंढना और फिर उसका विश्लेषण करना गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। दूसरी चीज़ कि गांधी जी के राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए हमें जो उनकी एक राजनीतिक, जो उनकी एक पूरी जो एक कैरियर रही है, लगभग 1893 से लेकर के 1948 तक, ये जो 55 वर्ष का उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा, इसमें ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि में जो उन्होंने काम किए, उनका विश्लेषण करके हम उनके राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं। एक चीज़ और इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि गांधी जी के राजनीतिक कैरियर में खास करके एक विकास का क्रम रहा है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया 1893 से लेकर के 1915 तक, और फिर भारत में 1915 से लेकर के 1948 तक। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। उसमें कई उनके राजनीतिक चिंतन में एक बदलाव भी कभी कभी दिखता है, कभी कभी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है, और उन चीज़ों को समझ करके हम उनके राजनीतिक चिंतन का एक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण ये है कि आखिर राजनीतिक चिंतन गांधी जी का क्या था, और अगर राजनीतिक चिंतन है तो गांधी जी खुद उसके बारे में क्या सोचते थे। अगर हम गांधी जी के जो आत्मकथा है उसको हम ध्यान से देखें तो उन्होंने लिखा है कि उनके जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है, सत्य की प्राप्ति ये करना है। तो फिर सत्य की प्राप्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ हो, जिस व्यक्ति का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना हो, वो कैसे राजनीति में आ सकता है। उनके एक मित्र ने एक प्रश्न किया, जो पोलक थे, कि कई लोग जो है आप मानते हैं कि आप एक संत हैं, आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसे कई, हंसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कई राजनीतिज्ञ हैं जो कि संतों का वेश करके राजनीति करते हैं, लेकिन मैं मूलतः एक संत हूँ जो राजनीति में मैं आ गया हूँ। तो ये राजनीति में गांधी जी का आना और उनका चिंतन रखना, यह मूलतः एक आपद धर्म, जिसे हम संस्कृत में या हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है, उस रूप में उसको देखा जा सकता है। अब हम देखें कि एक विरोधाभास हमारे सामने एक शास्त्रीय ढंग से खड़ा होता है कि कैसे गांधी एक व्यक्ति जो संत के रूप में है, अथवा जो आत्म साक्षात्कार को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, वो कैसे राजनीति में आते हैं और क्यों आना चाहते हैं वो। इसके लिए मुझे थोड़ा गांधी जी के जो दार्शनिक
जो मेटाफिजिकल फाउंडेशंस हैं उनके विचारों का, उसके बारे में थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि गांधी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कि उनकी पुस्तकों में खास करके उनके जो अलग अलग आत्म साक्षात्कार, आत्म कथा में तो है ही, जो अन्य चीज़ें हैं उसमें उन्होंने लिखा कि सत्य का दर्शन, चूँकि सत्य सर्वत्र है तो यह राजनीति में भी होगा और इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। तो ये गांधी जी का एक अपना वाक्य है जो उन्होंने कहा। दूसरी चीज़ कि उनका ये मानना था कि मनुष्य के जीवन को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन को उसके नैतिक जीवन, उसके धार्मिक जीवन अथवा उनके आर्थिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन, इसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जा सकता है। वो एक समग्र है, एक अखंड है। और चूँकि सत्य सब जगह है इसलिए वह राजनीति में भी होगा और इसलिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ, ऐसा गांधी जी का अपना मानना था और इस हिसाब से उनके राजनीतिक चिंतन विकसित हुए। एक तीसरी चीज़ जो कि वो क्यों राजनीति में आए, उसका एक बड़ा अच्छा सिद्धांत उन्होंने रखा और जो कि हमारे राज्य शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीति एक सर्वव्यापक चीज़ है। और गांधी जी मानते थे कि राजनीति सर्वत्र है और इस कारण से जो उनका अपना शब्द है कि यह सर्प कुंडली, एक स्नेक कॉयल की तरह लपेटे हुए हैं हमको और हम उसमें से मुक्त नहीं हो सकते। गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि मैं 1893 से अब तक ये प्रयास कर रहा हूँ और ये सर्प कुंडली मुझे लपेटे हुए और मैं इससे रोज़ इसके साथ मेरा संघर्ष होता है, कभी जान समझते हुए, कभी अनजाने में, और मैं इससे संघर्ष कर रहा हूँ। तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने ये विचार है कि गांधी जी के जो राजनीतिक चिंतन थे उसमें वो राज्य शास्त्र की जो मूल चीज़ें हैं, जो सर्वव्यापकता, राजनीति की सर्वव्यापकता, उसको गांधी जी स्वीकार करते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के उन्होंने और उसके साथ संघर्ष किया और उनका जो एक पॉलिटिकल कैरियर है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये 1893 से लेकर 1948 तक का ये पूरा 55 वर्ष वो एक राजनीतिक संघर्ष में, पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सामने, भारत में आने के बाद फिर से ब्रिटिश और अंग्रेज उपनिवेशवाद के सामने, और साथ साथ एक राष्ट्र निर्माण की एक परंपरा अपने सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने विकसित की और उनको एक प्रयोग में भी लाया। वो एक कर्मयोगी थे, इसलिए गांधी जी के विचारों को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट या फिर एक तंत्र निर्माता के रूप में न समझते हुए हमें उसको एक पॉलिटिकल एक्शन के रूप में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो तीसरा उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम समाज सुधार भी करना चाहें तो भी बिना राजनीति के ये संभव नहीं है। बिना राजनीति के स्पर्श किए हम समाज सुधार भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी वो राजनीति में वो आए। और उन्होंने जो एक और महत्वपूर्ण बातें ये बताई कि राजनीति में जो हम मानते हैं कि सत्य, अहिंसा, ये चीज़ें सिर्फ धर्म की बात नहीं है, बल्कि ये जो है वो समाज के और राजनीति के भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है और उनका पूरा प्रयोग जो है वो इस सत्य अहिंसा का राजनीति में प्रयोग को लेकर के सीमित है। और जो सबसे अंतिम बात कि क्यों राजनीति में आए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि करोड़ों लोगों का जीवन सुधरे, ये मेरे राजनीति का उद्देश्य है। तो गांधी जी के इन विचारों से हमें ये पता चलता है कि गांधी जी के मन में एक चिंतक का व्यक्तित्व था और गांधी जी एक चिंतक के रूप में हमारे सामने हैं, राजनीतिक चिंतक के रूप में। और यह भले ही उन्होंने कोई एक ऐसी पुस्तक हॉब्स या लॉक या लॉस्की की तरह न लिखा हो, लेकिन उनके कर्मों में, उनके जो पॉलिटिकल एक्शंस थे उसमें, उसके साथ साथ उनके जो विचार रहे हैं, जो उनकी रचनाएं रही है, पहले उन्होंने इंडियन ओपिनियन में दक्षिण अफ्रीका में लिखा, बाद में उन्होंने यंग इंडिया में, हरिजन जैसी जो उनके जर्नल्स थे उसमें उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को खुल करके प्रकट किया। और हमें सिर्फ यह न मानना चाहिए कि वो एक सिर्फ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे और उनका उद्देश्य सिर्फ भारत को स्वतंत्र करना था, बल्कि एक चिंतक के रूप में उनको समझना, ये हमारा एक उद्देश्य इस चर्चा में है। तो इस विरोधाभास के बाद हम देखते हैं कि गांधी जी राजनीति में कोई एक विशिष्ट दर्शन के साथ तो न आए, लेकिन उनका एक विकास होता गया और ये विकास लगभग 1948 के शाम 5 बजे तक, जब उसके बाद उनकी हत्या हुई, उससे पूर्व तक हम जानते हैं कि वो एक व्यक्तित्व के, राजनीति के एक मौलिक चिंतक के रूप में हमारे देश में रहे। अब हम पद्धति शास्त्र पर विचार करें कि अगर गांधी एक राजनीतिक चिंतक थे तो उन्होंने किन पद्धतियों का प्रयोग किया। यह एक शास्त्रीय चर्चा या एक एकेडमिक डिस्कशन में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है कि गांधी जी को जो हम राजनीतिक चिंतन के रूप में स्वीकार करते हैं,
तो कौन सी पद्धति उनका उपयोग उन्होंने किया है। सबसे पहले तो चूँकि उनके सारे राजनीतिक सिद्धांत और उनके जीवन के जितने भी विचार रहे हैं वो चूँकि मूल रूप से एक उनकी जो एक मेटाफिजिकल पोजीशन रही है, जो उनका एक तत्व मीमांसक स्वरूप रहा है, वो सत्य और अहिंसा से सारी चीज़ों को निष्पन्न करते हैं, उसको उनमें से डिराइव करते हैं। तो सत्य से ही उनका राजनीति का भी जो फाउंडेशन है वो हुआ है। तो इस आधार पर हम देखें तो गांधी जी की जो पद्धति है राजनीतिक चिंतन में, वो एक निगमनात्मक पद्धति या एक डिडक्टिव मेथड के रूप में वो हमारे सामने आती है। दूसरी चीज़ की सिर्फ वो एक निगमन के पद्धति के आधार पे ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक विशेष परिस्थिति में, चूँकि गांधी जी का राजनीतिक चिंतन मूलतः उपनिवेशवाद के संदर्भ में प्रकट हुआ, तो वो एक उपनिवेशवाद के विरोध के रूप में उपनिवेशवादी पर जो एक डिस्कोर्स, एक विमर्श था, उस पर एक आलोचनात्मक रुख रखते हुए उन्होंने अपने चिंतन रखे। तो गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण तत्व यह हुआ क्या आता है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट, वो एक पृष्ठभूमि में हमारे सामने प्रकट होता है। तो अगर हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 1893 से लेकर 1915 और 1915 से बाद में 1948 तक उस पृष्ठभूमि को देखें तो पता चलता है कि वो एक आगमनात्मक पद्धति या इंडक्टिव मेथड, जिसमें से कि हम स्पेसिफिक चीज़ डिराइव करते हैं, उनमें से वो एक उनके राजनीतिक चिंतन परिलक्षित होता है। तो ये दो चीज़ें कि आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये दोनों ही पद्धतियों को लेकर के गांधी जी अपने राजनीतिक चिंतन को विकसित करते हुए देखते हैं। तीसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि गांधी ने अपने चिंतन में कभी ऐतिहासिक घटनाओं का अथवा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आधार नहीं लिया। हम जानते हैं कि राज्यशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम परंपराओं को और ख़ास करके इतिहास से काफ़ी कुछ हम डिराइव करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, लेकिन गांधी के चिंतन में ऐसा बड़ा कम दिखता है कि ऐतिहासिक परंपराओं को उन्होंने ध्यान में रखा हो कि भाई इस हिसाब से ये होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक अपने ढंग से इतिहास की रचना की। और इस विषय में यहाँ कहना ज़रूरी है कि जब एक बार कृपलानी जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने गांधी से यह प्रश्न किया कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके विचार हैं अहिंसा के प्रयोग के अथवा सत्याग्रह के, ये कभी इतिहास में घटना नहीं घटी है। तब गांधी जी ने कहा कि प्रोफेसर, यू रीड हिस्ट्री, यू टीच हिस्ट्री, बट आई एम गोइंग टू मेक हिस्ट्री। तो स्पष्ट रूप से गांधी एक इतिहास निर्माता के रूप में हैं और उनका राजनीतिक चिंतन भी लगभग इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब इस आधार पर कि हम गांधी जी के राजनीतिक चिंतन को, कि जो उनकी पद्धति थी आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इस और ऐतिहासिक घटनाओं का और उसके मूल्यांकन के आधार पर चिंतन विकसित करने का उनका कोई अपना नज़रिया उस ढंग से उन्होंने नहीं रखा जिस तरह से कि हम क्लासिकल पॉलिटिकल जो थियरिस्ट हैं उसमें हम देखते हैं। इसके बावजूद एक मैन ऑफ एक्शन के रूप में, कर्मयोगी के रूप में उनका एक चिंतन उनकी रचनाओं में और उनके विचारों में हमें दिखता है। अब हम उनके राजनीतिक विचारों की जो विशिष्टताएँ थी, अगर उनका राजनीतिक चिंतन है, उनकी जो राइटअप हैं उसमें दिख रहा है, तो उसकी क्या विशिष्टताएं हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहना यह है कि गांधी जी का सबसे जो बेसिक उनका राजनीतिक चिंतन है वो इस बात पर है कि कैसे राजनीति में मूल्यों का समावेश हो, और गांधी इसको राजनीति का आध्यात्मिकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो गांधी जी के राजनीतिक चिंतन का सबसे मूल तत्व जो है वो है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का आध्यात्मिकरण। अब यहाँ आध्यात्मिकरण का मतलब उस अर्थ में आध्यात्मिकरण नहीं है जिस अर्थ में हमारी परंपरा में समझा जाता है कि आध्यात्मिक होने के लिए किसी गुफा में जाने की ज़रूरत है अथवा उसको समाज से अलग रहने की ज़रूरत है, बल्कि गांधी समाज में रह कर के ही आध्यात्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं। और उनका यह मानना था कि चूँकि जो अध्यात्म है, जो धर्म और अध्यात्म के बीच गांधी बहुत विभेद उस अर्थ में नहीं करते हैं जिस अर्थ में हमारी पश्चिमी परंपराओं में किया गया है, तो उन्होंने राजनीति के धार्मिकरण कि उसमें धर्म का समावेश हो। लेकिन यहाँ यह कहना ज़रूरी है कि जब गांधी धर्म की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब किसी संस्थागत धर्म, जैसे कि हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, इससे नहीं। धर्म से उनका मतलब मूल्यों से था, नैतिकता से था। तो जब गांधी बोलते हैं कि राजनीति का आध्यात्मिकरण, तो इसका मतलब यह होता है कि राजनीति का नैतिकीकरण, मोरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि राजनीति में मूल्यों का समावेश हो।
तो गांधी इन चीज़ों को लेकर के राजनीति शुरू करते हैं और वो करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं कि कैसे मूल्यों का अधिक से अधिक जो मूल्य हैं, जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, इन मूल्यों का कैसे राजनीति में समावेश हो। अब धर्म और राजनीति के बीच का एक बहुत बड़ा राज्यशास्त्र का प्रश्न गांधी जी के भी समक्ष उपस्थित होता है कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए या वो दोनों में एक जुड़ाव है। तो गांधी जी का स्पष्ट मानना है कि धर्म व्यक्ति की बड़ी व्यक्तिगत बातें हैं। वह कौन सा व्यक्ति कौन से धर्म का पालन करता है, यह उनकी एक व्यक्तिगत बात है। और राजनीति में जब धर्म की बात वो कर रहे हैं तो इसे धर्म को वो संस्थागत रिलीजन, जिसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन कहते हैं, इस रूप में वो नहीं देखते हैं। वो धर्म को एक वैश्विक नैतिक मूल्य, एक यूनिवर्सल मोरल ऑर्डर, एक वैश्विक नैतिक क्रम के रूप में वो डिफाइन करते हैं और उनका ये मानना है कि इन चीज़ों का समावेश राजनीति में होना चाहिए। और इस आधार पर उनका एक वाक्य भी है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो ये जानते ही नहीं है कि राजनीति क्या है और धर्म क्या है। वस्तुतः गांधी इस वाक्य के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में मूल्यों का, जो नैतिक मूल्य है, इसका एक समावेश आवश्यक है। और मैकियावेली और दूसरे लोग जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनसे गांधी काफ़ी अलग हो जाते हैं उस परंपरा से, क्योंकि ये मूल्यों का एक अलग किस्म का एक उनकी एक व्याख्या है, जो परंपरागत जो व्याख्याएं राजनीति शास्त्र के संदर्भ में होती है उससे काफ़ी अलग है। एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो गांधी जी के राजनीतिक विचार के स्वरूप में हमारे समक्ष आता है वो है साधन और साध्य के बीच संबंध। साधन और साध्य के बीच का संबंध सबसे अधिक अगर हम देखें तो अरिस्टोटल से लेकर के, प्लेटो से लेकर के, बाद में सारे राजनीतिक चिंतकों ने अपना विचार इस पर रखा है। लेकिन इसमें जो सबसे व्यवहारवादी, जिसको हम राजनीतिक विचारक कहते हैं, मैकियावेली, उसने ऐसा माना कि हमारा साधन किसी भी किस्म का हो, लेकिन साध्य अगर हमारा सही है तो वो चल सकता है। जैसे कि हिंसा भी अगर छल प्रपंच, जिसे हम भारतीय परंपरा में कहते हैं साम दाम दंड भेद, इस माध्यम